हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल माइंड्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट इज दैट लॉ which deals with the evidences, the provision of how to prove a case or disprove a case in India. The Indian Evidence Act has in general 167 sections, and all these 167 sections they deals with how to prove or disprove a particular case. Any case, be it a civil case or a criminal case, depends on how it is being proved, and this entire thing is dealt by Indian Evidence Act. So in Indian legal system, or for that matter in any legal system, the evidence law is very important. The law of evidence is a procedural law mainly, which deals with the procedure of proving and disproving the facts. But first, let me tell you a bit about myself. I am BTech in Genetic Engineering and LLB honors, and I have been teaching for UPSC Civil Service for past many years in different cities and all over India. So let's move forward and let's see the basic structure of Indian Evidence Act. देखिए दोस्तों, कोई भी सूट या प्रोसीडिंग, सूट मतलब सिविल सूट, प्रोसीडिंग मतलब कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, it is based upon determination of a right or liability of the parties. ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं, अगर सिविल सूट है, ठीक है, सिविल सूट में सपोज एक केस फाइल होता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो पूरा केस इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव करना है। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रूव होता है तो प्लेंटिफ विल बी डिक्री होल्डर, और अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसप्रूव होता है, प्रूव नहीं हो पाता है, तो जो डिफेंडेंट है ही विल बी द डिक्री होल्डर। ठीक है, तो कोई भी केस जब होता है, चाहे वो सिविल केस हो और क्रिमिनल केस हो, तो जो सिविल केस में प्लेंटिफ केस को प्रूव करना चाहता है और डिफेंडेंट केस को डिसप्रूव करना चाहता है, दोनों चीज़ डील किया जाता है इंडियन एविडेंस एक्ट में। कैसे ये प्रूफ और डिसप्रूव किया जा सकता है। अगर हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात करें, वहाँ पे भी दो पार्टी होती है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंडेंट। प्रोसिक्यूशन चाहता है केस को प्रूव करना, अगर प्रोसिक्यूशन प्रूव कर देगा तो डिफेंडेंट को पनिशमेंट मिल जाएगा, उसके ऊपर एक लायबिलिटी इम्पोज हो जाएगा, और अगर डिफेंडेंट उस केस को डिसप्रूव कर देगा तो डिफेंडेंट उस लायबिलिटी से बच जाएगा, तो उसको एक इम्यूनिटी मिल जाएगा। सिविल केस में क्या था कि अगर केस प्रूव हो जाता है तो प्लेंटिफ को एक राइट मिल जाता है, चाहे वो डैमेज हो या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो, जो भी रिलीफ वो क्लेम करता है, और अगर डिसप्रूव हो जाता है तो डिफेंडेंट को उस लायबिलिटी से इम्यूनिटी मिल जाता है। सिमिलरली क्रिमिनल केस में अगर केस प्रूव हो जाता है तो जो डिफेंडेंट है उसको पनिशमेंट मिल जाता है लायबिलिटी के फॉर्म में, और अगर वो डिसप्रूव हो जाता है तो डिफेंडेंट को वो इम्यूनिटी मिल जाता है। तो कोई भी प्रोसीडिंग या सूट में, सिविल केस, सिविल प्रोसीडिंग में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, मेनली पार्टीज़ की राइट्स और लायबिलिटीज़ डिटरमाइन किया जाता है, और इसी चीज़ को अवेल करने के लिए, राइट्स और लायबिलिटीज़ अवेल करने के लिए केस को प्रूव और डिसप्रूव करना ज़रूरी है, और ये प्रूव और डिसप्रूव ही एविडेंस लॉ के बेसिस पे किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे है, देखिए दोस्तों, राइट्स और लायबिलिटीज़, कोई भी राइट्स और लायबिलिटीज़ को फैक्ट इन इशू से प्रूव किया जाता है। अब फैक्ट के बहुत सारे क्लासिफिकेशन किया गया है, जैसे एक क्लासिफिकेशन है फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट। तो सबसे पहले हम फैक्ट इन इशू को समझते हैं। कोई भी केस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए होता है, क्योंकि फैक्ट इन इशू वो सारे फैक्ट है जो राइट्स और लायबिलिटीज़ को डिटरमाइन करता है, और क्योंकि कोई भी केस राइट्स एंड लायबिलिटीज़ अवेल करने के लिए ही होता है, इसीलिए अगर फैक्ट इन इशू प्रूव हो जाता है तो केस भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल हमने लिया है, देयर इज ए केस वेयर इट हैज़ बीन सेड दैट ए हैज़ कॉज्ड द डेथ ऑफ बी। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिस्प्यूट। तो यहाँ पे ए इज डिफेंडेंट एंड बी चला जाएगा प्रोसिक्यूशन में, बी या बी के फैमिली मेंबर्स। ठीक है,
तो यहाँ पे बी के जो फैमिली मेंबर्स है, जो प्रोसिक्यूशन है, वो प्रूफ करना चाहता है कि ए हैज़ कमिटेड मर्डर ऑन बी, और ए ये डिसप्रूव करना चाहता है। ठीक है, अगर ये प्रूफ हो जाएगा तो ए को पनिशमेंट मिल जाएगा, और अगर डिसप्रूव हो जाएगा तो ए को इम्यूनिटी मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है? यहाँ पे फैक्ट इन इशू वही सारे फैक्ट है जो दोनों पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं। जैसे यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या क्या है? पहला पॉइंट, ए किल्ड बी बाय शूटिंग फ्रॉम गन। तो ये एक फैक्ट इन इशू है। अगर ये प्रूव होता है तो एक लायबिलिटी ए के ऊपर इंपोज होता है और बी को एक राइट मिलता है, तो एक लायबिलिटी और राइट डिटरमाइन होता है। दूसरा फैक्ट इन इशू है, ए शॉट इंटेंशनली। इट इज ऑल्सो फैक्ट इन इशू, क्योंकि अगर ये प्रूव हो जाता है कि इंटेंशनली है कि एक्सीडेंटली है, अगर एक्सीडेंटली प्रूव होता है तो ए को एक इम्यूनिटी मिल जाएगा, लेकिन अगर इंटेंशनली प्रूव होता है तो ए के ऊपर लायबिलिटी इंपोज हो जाएगा। तो ये भी एक फैक्ट इन इशू है। और तीसरा पॉइंट, ए डिड इट इन प्राइवेट डिफेंस। तो ए प्रूव करना चाहता है कि ही किल्ड बी बट ही किल्ड इट टू सेव हिमसेल्फ। तो अगर ये प्रूफ कर देता है तो ए को फिर से एक इम्यूनिटी मिल जाता है लायबिलिटी से। तो ये सारे फैक्ट इन इशू है, क्योंकि यही सारे फैक्ट है जो दोनों पार्टीज के राइट्स और लायबिलिटीज डिटरमाइन करता है। जब प्रोसिक्यूशन को राइट मिलता है तो डिफेंडेंट को लायबिलिटी मिलता है, और जब डिफेंडेंट को राइट मिलता है तो प्रोसिक्यूशन को लायबिलिटी मिलता है। एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन फैक्ट इन इशू वही सारे फैक्ट है जो कोई भी पार्टीज के राइट और लायबिलिटीज को डिटरमाइन करता है। तो कोई भी केस हो, सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, मेन मुद्दा ये होता है कि फैक्ट इन इशू को कैसे प्रूफ किया जाए। अब फैक्ट इन इशू को दो तरीके से प्रूफ किया जा सकता है, एक है डायरेक्ट एविडेंस, दूसरा है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। जनरली जो केस होता है, अगर फैक्ट इन इशू को कोई डायरेक्ट विटनेस रहता है, कोई डायरेक्टली प्रूफ कर दिया जा सकता है, तब तो केस बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। और अगर डायरेक्ट एविडेंस प्रेजेंट रहता है तो दूसरी तरफ और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होता है कि डायरेक्ट एविडेंस नहीं रहता है। कभी भी कोई भी क्राइम करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी के सामने वो क्राइम करे, और ज़्यादातर केस यही है। तो ज़्यादातर केस में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, और ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को प्रूव करने के लिए ही जो फैक्ट प्रूफ करना होता है वो है रिलेवेंट फैक्ट, जो एविडेंस लॉ के सेक्शन 5 से 55 तक कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल, ए हैज़ कॉज द डेथ ऑफ बी। इन दिस एग्जाम्पल अगर ये प्रूफ किया जा सकता है कि ए हैड ए मोटिव टू किल बी, तो इट्स अ रिलेवेंट फैक्ट। इट डज नॉट डायरेक्टली प्रूव इट कि ए हैज़ सर्टेनली किल्ड बी, बट इट इज़ अ रिलेवेंट फैक्ट कि हाँ, इट इज़ प्रोबेबल दैट ए हैज़ किल्ड बी। अगेन, अगर ये प्रूफ किया जा सकता है कि ए हैड किल्ड बी बाय पॉइजनिंग सपोज, एंड इट इज प्रूव दैट ए हैड परचेस्ड पॉइजन द डे बिफोर, तो ये भी एक रिलेवेंट फैक्ट है। ये उसके प्रिपरेशन को दिखाता है कि हाँ, उसने एक ये क्राइम कमिट करने के पहले एक प्रिपरेशन लिया था। तो इट डायरेक्टली डज नॉट प्रूव इट, बट इट शोज देयर इज ए प्रोबेबिलिटी दैट ए हैज़ कमिटेड दैट क्राइम। तो रिलेवेंट फैक्ट वो होता है जो डायरेक्टली फैक्ट इन इशू को प्रूव नहीं करता है, वो एक प्रोबेबिलिटी दिखाता है कि हाँ, देयर इज ए सर्टेन प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज़ कमिटेड दिस पर्टिकुलर एक्ट। और फैक्ट इन इशू वो होता है जो डायरेक्टली दिखाता है कि हाँ, इसने ये काम किया है तो इसको ये राइट और लायबिलिटी मिलना चाहिए। रिलेवेंट फैक्ट जो है वो प्रोबेबिलिटी को दिखाता है कि हाई और लो डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी कि हाँ, इसने ये क्राइम कमिट किया है, ये कोई भी एक्ट कमिट किया है कि नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट। अब देखिए, कोई भी फैक्ट हो, चाहे वो फैक्ट इन इशू हो या रिलेवेंट फैक्ट हो, उसको दो तरीके से प्रूव किया जा सकता है। तो हमारे एविडेंस एक्ट में ये कहा गया है कि द एविडेंस आर ऑफ टू टाइप्स, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और एंड ओरल एविडेंस, जिसको हम टेस्टिमोनी कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मतलब जो भी रिटन जो भी डॉक्यूमेंट है उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहते हैं, और ओरल एविडेंस मतलब कोई भी विटनेस की जो स्टेटमेंट है, दैट इज ओरल एविडेंस और टेस्टिमोनी। अब यहाँ पे कहा गया है कि देयर इज अ प्रायोरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओवर ओरल एविडेंस। तो अगर कोई भी एक फैक्ट को प्रूव करना है और उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है,
तो उस पर ओरल एविडेंस को सबमिट किया ही नहीं, एडमिट किया ही नहीं जाएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैज़ प्रायोरिटी ओवर ओरल एविडेंस। यहाँ तक कि कुछ फैक्ट तो ऐसे है एविडेंस एक्ट में कहा गया है, जैसे सेक्शन 91 एंड 92 में ये कहा गया है कि कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव किया जा सकता है, उसको ओरल एविडेंस से प्रूव किया ही नहीं जा सकता। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रायोरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओवर ओरल एविडेंस। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है, अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल नहीं है, तब जाकर के कोर्ट को ओरल एविडेंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अब जो ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स, प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। तो कोई भी जब डॉक्यूमेंट होता है तो डॉक्यूमेंट का एक ओरिजिनल कॉपी होता है और एक उस ओरिजिनल कॉपी का एक कॉपी होता है, चाहे वो फोटोशॉप कॉपी हो, चाहे वो उसका फोटोग्राफ हो, चाहे वो उसका ट्रांसक्रिप्ट हो। ठीक है, अब ये कहा गया है कि द प्राइमरी एविडेंस हैज प्रायोरिटी ओवर सेकेंडरी एविडेंस। तो सबसे पहले कोर्ट प्राइमरी एविडेंस को ही एडमिट करता है, सेकेंडरी एविडेंस को नहीं, बट ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। सिर्फ कुछ कंडीशन है जो कि सेक्शन 65 में कहा गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के, सिर्फ ओनली इन दो सर्टेन कंडीशंस, जब प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल नहीं है तब जाकर के सेकेंडरी एविडेंस को एडमिट किया जाता है, ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस। बट इन जनरल द प्राइमरी एविडेंस आर एडमिसिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो documentary evidence has priority over the oral evidence. Even in documentary evidence, the primary documentary evidence has priority over secondary documentary evidence. ठीक है, अब secondary documentary evidence भी अवेलेबल नहीं है, मतलब कोई भी documentary evidence अवेलेबल नहीं है, तो अब कोर्ट को रिलाई करना पड़ेगा किसके ऊपर? टेस्टिमोनी के ऊपर, आई विटनेस या कोई भी विटनेस की स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे कहा गया है oral testimony, oral evidence या testimony is of also two types. One is direct evidence and the other one is hearsay evidence. Direct evidence का मतलब क्या होता है? जब कोई ये टेस्टिमोनी देता है कि I have seen him to do this act, तो उसको वो डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब उसको ये बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने देखा है। वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने उसको कहते हुए सुना है कि उसने किया है। अगर ए ये कहता है कि मैंने बी को ये कहते हुए सुना था कि सी ने डी का मर्डर किया है, तो ए का जो एविडेंस है, टेस्टिमोनी है, वो हो जाएगा हेयरसे एविडेंस। तो हेयरसे एविडेंस इन जनरल कोर्ट ऑफ एविडेंस में एडमिसिबल नहीं है। तो ओरल एविडेंस में भी प्रायोरिटी किसके ऊपर है? डायरेक्ट एविडेंस के ऊपर। बट अंडर सर्टेन कंडीशंस जब डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं है तब कोर्ट को हेयरसे एविडेंस के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, जो कि सेक्शन 32 और 33 में डील किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जो विटनेस है उसने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई, जिसको हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं। इट्स एन एक्सेप्शन जहाँ पे हेयरसे एविडेंस को एडमिट किया जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा पूरे एविडेंस के एक बेसिक स्ट्रक्चर। सेक्शन 101 से 167 तक जो है उस पर डील किया गया है कि ये जो एविडेंस मिला कोर्ट को, इसका इफेक्ट क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में हम एक और दूसरा एक वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।